हाँ, तो स्वागत है आप सभी का आज हमारे चैनल मेक बीसी मीजर में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा नवम का चौथा पाठ सांवले सपनों की याद। और इसे लिखा है माननीय श्री जाबिर हुसैन ने। तो हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में अपने गांव नौनही राजगीर नालंदा में हुआ है। और ये 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बने हैं। और 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति भी। ये अनेक भाषाओं में लिखते थे, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में लिखते थे। और इनकी कुछ प्रमुख जो रचनाएं हैं वो हैं जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार इत्यादि। ठीक है, तो ये जो है पाठ सांवले सपनों की याद वो उन्होंने अपने याददाश्त से लिखा है, जो उनको याद रहा है उससे लिखा है। ठीक है, तो जो सालिम अली हैं जो यहाँ इंडिया के बर्ड वॉचर रहे हैं, उनकी मृत्यु पर 1987 में उनकी मृत्यु होती है। तभी उस पर ये लेख लिखते हैं, अपनी डायरी शैली में ये लेख लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने पाठ को। पाठ की शुरुआत में वो लिखते हैं कि उनकी शव यात्रा जा रही है, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग दुखी हैं और उन्हें ले जाया जा रहा है। सबसे आगे हैं सालिम अली, अपने कंधे पर सैलानियों की तरह अपनी अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से जो सालिम अली हैं वो दूर रहते थे, परंतु ये जो है ये उनका आखिरी पलायन है, मतलब आखिरी माइग्रेशन है। ठीक है, वो आखिरी बार जा रहे हैं। तब तो वहाँ अब तो वो उन वन पंछियों की तरह प्रकृति में विलीन होने जा रहे हैं, प्रकृति में मिलने जा रहे हैं, जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसता है। कोई अपनी जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वो संभव नहीं है। ठीक है, अगर एक मरे हुए व्यक्ति को अगर आप जिस्म की गर्मी तथा अपनी धड़कन दें तो भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो जिंदा उठ खड़ा हो। कई वर्षों पहले सालिम अली ने कहा था कि जो लोग हैं वो पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं, लेकिन ये उनकी भूल है। ठीक उसी प्रकार जैसे जंगल और पहाड़, झरने और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं, जो मनुष्य हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। ऐसे ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब, ठीक है, फिर ये बताते हैं कि पता नहीं कब इतिहास में कृष्ण ने वृंदावन में रामलीला रची थी और शेख गोपियों से अपना गोपियों को शरारत का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे घड़े जो हैं उन्होंने फोड़े थे, दूध छाली अपने मुंह के भीतर भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों के छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों में एकदम से तेज करने वाली आज़ाद अंदाज में बंसी बजाई। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन आज भी वृंदावन जाएं तो नदी का सांवला पानी उसे पूरी घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलते ही पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षण में वे कहीं से आ टपकेंगे और संगीत का जादू वाटिका में भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्णा की बांसुरी के जादू में खाली हुआ है क्या?
अर्थात है यहाँ इन सभी लाइनों का कि जब भी हम लोग कृष्णा का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हमें ये सभी बातें याद आती हैं कि वृंदावन की याद आती है। वहाँ उन्हें उनके जो है बांसुरी की याद आती है। गोपियों के साथ वे जो शरारत किया करते थे, माखन चुराया करते थे, ये सब याद आती है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो अब सालिम अली के बारे में बताते हैं कि वो कमज़ोर काया के व्यक्ति हैं, मतलब कमज़ोर व्यक्ति हैं, शरीर से कमज़ोर हैं और वो एक क्षति पूरा करने वाले हैं थोड़े ही वक्त में। अर्थात उनका उम्र जो है 1 सेंचुरी के आसपास है। लगभग कुछ ही सालों में वो 1 सेंचुरी पार कर लेंगे, 100 साल के हो जाएंगे। तो जो सालिम अली थे वो प्रकृति प्रेमी थे। उनको बर्ड्स से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा प्यार था उनका। मतलब उनको वो सहायता नहीं, बचाव करते थे, बचाव कार्य करते थे, ठीक है। और वो मरने के समय जो है उनको कैंसर हो गया था, लेकिन जो कैंसर है वो उनकी रोशनी, आँखों की रोशनी नहीं छीन पाई, ठीक है। भले ही उनकी मृत्यु हो गई कैंसर से, लेकिन वो उन आँखों से उन पक्षियों को देख सकते थे अंत समय तक। तो जो सालिम अली हैं उनकी हिफाजत के लिए, पक्षियों की हिफाजत के लिए पूर्ण समर्पित थे, ठीक है। लेखक कहते हैं कि शायद ही उनके जैसा कोई बर्ड वॉचर रहा होगा, हुआ होगा, ठीक है। वो एकांत में उनको देखा गया है कि बिना दूरबीन के भी वो देखते हैं दूर क्षितिज पर, जहाँ ज़मीन और आसमान, क्षितिज वो जगह होता है जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हैं, ठीक है। तो वो अपनी नम निगाहों से भी देख लेते थे, बिना दूरबीन के भी देख लेते थे, ठीक है। और सालिम अली उन व्यक्तियों में थे जो प्रकृति के प्रभाव से आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने को कायल हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी और इस दुनिया को उन्होंने गढ़ा था अपने आप से, बहुत ही मेहनत से। और इसे गढ़ने में उनकी जो वाइफ हैं, जीवन साथी तहमीना ने भी काफ़ी मदद की थी, ठीक है। और ये दोनों स्कूल के दिनों से ही सहपाठी रही हैं, ठीक है। तो ये जो है अपने रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक रहे हैं सालिम अली। और एक दिन वो केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने के लिए अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिलने जाते हैं। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी को पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, ठीक है। वो इतने अच्छे नेता थे कि जो पहली बूंद जो गांव मतलब ज़मीन पर जो पड़ती है उससे क्या प्रभाव पड़ता है, वो इस चीज़ को भली भांति जानते थे, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो सालिम अली चौधरी चरण सिंह से मिलने जाते हैं और वो पर्यावरण के बारे में उनको बताते हैं, चित्र खींचते हैं, ऐसा कुछ बताते हैं कि उनकी निगाहें जो हैं वो नम हो जाती हैं, उनकी आंखों से पानी निकल जाता है, ठीक है। फिर लेखक लिखते हैं कि अब सालिम अली भी नहीं रहे और चौधरी चरण सिंह भी नहीं रहे, लेकिन कौन बचा है अब जो सीधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर रहने वाले जाने वाले जो पक्षी हैं उनकी वकालत करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा, उनका जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी द फॉल ऑफ ए स्पैरो, उसे लिखा है उन्होंने। और लेखक को याद आ रहा है कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी जो है, इस बुक में उन्होंने वृतांत किया है, D.H. लॉरेंस बर्ड वॉचर हैं और उनकी पत्नी से लोगों ने पूछा है, फ्रीडा नाम है उनकी पत्नी का, लॉरेंस से अनुरोध किया है कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें और कुछ बताएं, ठीक है। तो उनकी फ्रीडा जो उनकी वाइफ हैं वो कहती हैं कि मेरे छत पर जो गोरैया बैठती हैं, जो चिड़िया स्पैरो बैठती है, वो मेरे पति के बारे में ज़्यादा जानती है मुझसे। जो D.H. लॉरेंस हैं वो इतने खुले और सादा दिल आदमी हैं कि जो मेरे छत पे गोरैया लोग बैठती है वो लोग भी उनके बारे में बता देंगी, ठीक है।
तो यही तो बात हुई उनके बुक द फॉल ऑफ स्पैरो में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सालिम अली की बात होती है कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बनकर रहे हैं। बचपन के दिनों में उनके एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलीकंठ की वह गुरैया सारे जिंदगी उन्हें खोज में एक नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी पीछे नहीं हटा, डिगा नहीं। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। अर्थात वो इतने खाली दिल के थे कि वो एक टापू की तरह नहीं, एक बड़े सागर की तरह थे। ठीक है, जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। उनके ये बात जो कह रहे हैं उनके मृत्यु के बाद कि जो लोग हैं उनके भ्रमण को स्वभाव को जानते हैं, उनको आज भी लग रहा है कि अब पक्षियों की खोज में ही निकले हैं उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्वक नतीजे के साथ लौट आएंगे। ठीक है, मतलब जब लौट करके आएंगे तो वो अपनी खोज के बारे में सभी को बताएंगे। जब तक वे नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौट आओगे ना? यहाँ पर पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है और वह जो लेखक हैं वो बताते हैं कि सालिम अली इतने खुले स्वभाव के हैं कि लोग मान ही नहीं रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, वे भीड़ भाड़ से दूर रहते थे, एकांत पसंद करते थे और बहुत ही प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी, बहुत बड़े पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे। तो यहाँ पाठ समाप्त होता है। तो धन्यवाद अंत तक देखने के लिए इस वीडियो को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करते ही उस बगल में जो बेल आइकन होता है उसको अभी आप प्रेस कर लीजिएगा और उसमें ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। बेल आइकन सेलेक्ट करके ऑल कर लीजिएगा। तो धन्यवाद। So please subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you.